हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी में जो है विराम चिन्ह पढ़ेंगे। ओके, विराम चिन्ह से भी हमारे क्वेश्चन पूछते हैं हिंदी में सुपर टेट के। हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे। सुपर टेट हिंदी में हम 20 नंबर की तैयारी कर रहे हैं, इससे पूरी तैयारी करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो आज हम देखते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बारे में देखें, गुरु कामता प्रसाद जी ने, कामता प्रसाद गुरु ने या गुरु कामता प्रसाद ने, गुरु कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों की संख्या मानी थी। ओके, विराम चिन्हों की संख्या इन्होंने 20 मानी है। ठीक है, इन्होंने कहा 20 विराम चिन्ह होते हैं और कहा है कि पूर्ण विराम को छोड़कर सभी विराम चिन्ह जो है अंग्रेजी से लिए गए हैं। सभी अंग्रेजी से लिए गए हैं, अंग्रेजी से केवल पूर्ण विराम को छोड़कर। ओके, पूर्ण विराम को छोड़कर सभी जो है अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ओके, तो गुरु कामता प्रसाद जी ने, कामता प्रसाद गुरु ने 20 विराम चिन्ह माने। इन्होंने कहा है कि सभी जो है अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, केवल अंग्रेजी, केवल पूर्ण विराम जो है वो नहीं लिया गया, बाकी सभी जो है अंग्रेजी भाषा से लिए गए। तो हम देखते हैं कुल 20 विराम कौन कौन से हैं। 20 विरामों को हम देखते हैं। ओके, तो हम देखते हैं पूर्ण विराम चिन्हों को। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्प विराम। ओके, अल्प विराम को स्वल्प विराम भी कहते हैं, याद रखिएगा। अल्प विराम को हम स्वल्प विराम भी कहते हैं। ओके, याद रखिएगा, स्वल्प विराम। अल्प विराम को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉमा। ठीक, इसका निशान ऐसे होता है। ओके, तो अल्प विराम को स्वल्प विराम भी बोलते हैं, अंग्रेजी में कॉमा बोलते हैं। इसका निशान देख लिया आपने, ऐसे होता है। ये क्या होता है? जब बहुत थोड़े समय के लिए हम किसी वाक्य में रुकते हैं। ओके, बहुत थोड़े समय के लिए रुकते हैं किसी वाक्य में, और इस विराम, इसका ये जो विराम चिन्ह है, इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग अल्प विराम का होता है। ओके, तो हम देखते हैं उदाहरण कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण हमने लिखा, ठीक है, राम लक्ष्मण और भरत, ठीक है, भाई, या राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न भाई हैं। तो ये जो निशान होता है इसको बोलते हैं कॉमा। तो इसका सबसे अधिक वाक्य में प्रयोग होता है, सबसे अधिक ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इसको अल्प विराम, स्वल्प विराम और अंग्रेजी में कॉमा बोलते हैं। आइए समझ में आ गया होगा। अब फिर आते हैं अर्ध विराम पे। ठीक है, अर्ध विराम को बोलते हैं सेमी कॉलन। ओके, क्या बोलते हैं? सेमी कॉलन। ये अल्प विराम से दोगुने समय के लिए रुका जाता है। जब अल्प विराम में हम थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है, अगर हम अल्प विराम को दोगुने समय के लिए रुकते हैं तो अर्ध विराम का प्रयोग होता है, जिसे सेमी कॉलन बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमने उदाहरण दिया, सूर्योदय हो गया है। ठीक है, सूर्योदय हो गया है, तो थोड़ा ज्यादा ठहराव हुआ। ओके, फिर हमने कहा पक्षी चहचहा रहे हैं। सूर्योदय हो गया है, उसके बाद क्या हो रहा है? पक्षी चहचहा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा अर्ध विराम, यानी कि सेमी कॉलन। निशान, ये इसका चिन्ह ये है। उदाहरण हमने दिया कि सूर्योदय हो गया है और क्या है? पक्षी चहचहा रहे हैं, तो हमने ये निशान लगाया। ये थोड़ा कॉमा से, यानी कि अल्प विराम से ज़्यादा समय के लिए रुका जाता है। फिर हम आते हैं पूर्ण विराम पे। अंग्रेजी में इसको फुल स्टॉप बोलते हैं, ये पूर्ण विराम होता है। ओके, ये डंडा जो होता है पूर्ण विराम होता है। इसमें क्या होता है कि जब एक वाक्य समाप्त हो जाता है, ठीक है, एक वाक्य समाप्त हो जाता है, तब हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं, जो छंद के चरणों की समाप्ति पर भी लगता है। ओके, जैसे मैंने कहा सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन क्रिकेट खेलता है। ओके, इसमें कुछ अधूरा वाक्य तो बचा नहीं, ये वाक्य पूरा हो गया ना। तो जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है तभी हम विराम चिन्ह का प्रयोग लगाते हैं, पूर्ण विराम का लगाते हैं प्रयोग। ठीक है, जिसे हम फुल स्टॉप बोलते हैं। जैसे हमने बोला कि बच्चे बड़ी लगन से पढ़ते हैं। ओके, तो सब चीज़ जिसमें वाक्य की समाप्ति, हाँ, लगे कि हाँ वाक्य पूर्ण हो गया है और उसमें कुछ बचा नहीं है या कुछ भी वाक्य समाप्त हो गया है, तब हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। ओके, ध्यान आगे समझना आपको। फिर आता है उपविराम। ठीक है, उपविराम ये होता है, ध्यान रखिएगा, ये होता है उपविराम। इसको बोलते हैं कॉलन। ओके, कॉलन। ठीक है, ये होता है विशेष तौर पर हम किसी कथन को दिखाते हैं। जब विशेष तौर पर हम किसी कथन को दिखाते हैं तब इसका उपविराम का प्रयोग होता है। विशेष तौर पर जब किसी कथन को दिखाते हैं, जैसे हमने कहा मोबाइल फोन। ठीक है, हमने लिखा यहाँ पे मोबाइल फोन, फिर हमने ये लगाया
वरदान या अभिशाप, वरदान या अभिशाप। ओके, समझ में आया? उपविराम जब हम किसी चीज को दर्शाते हैं, दिखाते हैं, विशेष तौर पर किसी चीज को दिखाते हैं, जैसे हमें मोबाइल फोन को इंडिकेट करना है कि वरदान है या अभिशाप है, यानी जब किसी चीज को हम विशेष तौर पर दिखाना चाहते हैं तो हम उपविराम का प्रयोग करते हैं, जिसको अंग्रेजी में कॉलन बोलते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्णविराम और उपविराम अच्छे से बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके, क्योंकि विराम चिन्हों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये ऐसे पूर्ण विराम के नीचे बिंदी। ओके, तो इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह को एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं ना, सिंबल। ओके, तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी मनोभाव हुआ, ठीक है, जैसे घृणा, आश्चर्य, खुशी, दुख, संबोधन, तो इसी सबको व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा वाह हम जीत गए, ओके, तो ऐसे लगेगा वाह हम जीत गए। वाह क्या क्या हुआ, अरे ये क्या हो गया, अचानक चीजें कुछ हो गई, अरे ये क्या हो गया, तो इसमें विस्मयादिबोधक लगा दिया। ठीक है, तो ये सब चीजें हुई। ओके, अंग्रेजी में जैसे अलास लगाते हैं, ठीक है, वाव करते हैं, तो ये सब विस्मयादिबोधक यानी एक्सक्लेमेटरी। तो ये क्या होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो ये ऐसे लगता है। ठीक है, हमने ये बता दिया। फिर आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि क्वेश्चन मार्क। इसका चिन्ह ऐसे होता है जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा रावण को किसने मारा, रावण को किसने मारा। ठीक है, एक हमने क्वेश्चन पूछा किसने, तो ये लग गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग गया, रावण को किसने मारा। फिर अगला आता है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह को हम बोलते हैं उद्धरण चिन्ह और उदाहरण चिन्ह दोनों बोलते हैं। उद्धरण चिन्ह और उदाहरण चिन्ह। ओके, तो ये चिन्ह कैसे लगता है, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा, ये होता है ये चिन्ह। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा। ओके, तो ये होता है जैसे तुम मुझे खून दो, मैं जब किसी के अनुसार, किसी के द्वारा कोई कही बात कही गई होती है, जैसे कोई परिभाषा में कहते हैं तो ऐसे निशान लगाते हैं ना, जैसे किसी के अनुसार कोई बात हुई, जैसे कहा मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे मैं तुम्हें, हाँ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सॉरी। ठीक है, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो जैसे ये स्टेटमेंट बोस जी का था, तो ये स्टेटमेंट का हमने ऐसे किया, तुम मुझे खून दो, ठीक है, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये कॉमा इधर से लग गया। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है। तो ये इसको उदाहरण चिन्ह और उदाहरण चिन्ह दोनों बोलते हैं। उदाहरण चिन्ह को फिर आता है कोष्ठक की बात। कोष्ठक हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। छोटा छोटा कोष्ठक होता है, मैथ्स में 4 होते हैं, वैसे हम अगर इसमें यूज करते हैं हिंदी में तो हम लगभग 3 का भी यूज करते हैं। ठीक है, रेखा कोष्ठक का इसमें यूज नहीं होता। ये कोष्ठक हो गया और बड़ा कोष्ठक हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। ठीक है, जब हम किसी भी बात का मतलब स्पष्ट करने के लिए, जब कोई बात हमें नहीं बोलनी होती है, ठीक है, उसको स्पष्ट करते हैं तो उसको कॉमा में लिख देते हैं। जैसे हमने कहा कि अरहर, ठीक है, अरहर को तूर भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत जगह लोग अरहर नहीं समझ पाते हैं, तूर समझते हैं, तो हमने अरहर लिख के तूर लिख दिया। कितने की दाल 100 रुपये किलो हमने लिख दिया, की दाल 100 रुपये किलो है। ओके, तो ये हमारा वाक्य बन गया। तो हमने ये ब्रैकेट लगा दिया, अरहर यानी कि तूर की दाल 100 रुपये किलो, कोष्ठक हो गया। फिर आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को हम ऐसे डैश बोलते हैं। ठीक है, डैश होता है ये, तो इसको हाइफन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो योजक चिन्ह क्या होता है, जब हम समस्त पद या समास पदों को किसी को अलग किया जाता है, ये द्वंद्व समास में ज्यादातर प्रयोग होता है। विशेष या विशेषण या विशेष चीजों को कर्मधारय समास में, जैसे हमने बोला माता पिता, ठीक, सुख दुख, तो इसमें सब में जो है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये पूछता है एग्जाम में आपके, योजक चिन्ह तो बहुत ही पूछा जाता है। फिर आता है लाघव चिन्ह। ओके, अब हम लाघव चिन्ह की बात करें तो ये जो है, जब वो क्या होता है कि इसका चिन्ह क्या होता है, शून्य टाइप का होता है, शून्य होता है। ठीक है, इसका चिन्ह क्या होता है, शून्य होता है। संक्षिप्त में हम किसी भी चीज को लिखते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा भारत संचार निगम लिमिटेड, तो हम ऐसे लिख सकते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड। ओके, तो ये क्या हो गया, जो शून्य वाला चिन्ह है ये लाघव चिन्ह हो गया। जैसे हमने लिखा MBBS, ठीक है, MBBS, तो ये क्या हो गया, ये लाघव चिन्ह हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, अल्पविराम, अर्धविराम
विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक, अवतरण चिन्ह, कोष्ठक, योजक चिन्ह और लागू चिन्ह। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, हमने अच्छे से बताया है आपको, नोट्स बनाते रहिएगा और 2 बार देख लीजिएगा, वैसे ही आपको समझ में आएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, अब हम देखते हैं आगे 10 हमने देख लिया, हम 10 और देखते हैं। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है, हमने 10 विराम चिन्हों को देख लिया। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है, हमारा विवरण चिन्ह। ओके, इसको साइन ऑफ फॉलोइंग भी बोल सकते हैं, साइन ऑफ फॉलोइंग अंग्रेजी में बोलते हैं। विवरण चिन्ह हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है, विवरण चिन्ह है, इसी चीज का विवरण देंगे। ओके, जैसे कुछ सूचना या निर्देश किसी को देना तो वो है, जैसे हमने बोला कि आज का कार्य, आज के कार्य का विवरण निम्न है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, आज के कार्य का विवरण निम्न है। ओके, निम्न है, तो ये ऐसे निशान लगा दिया, तो ये हो गया हमारा विवरण चिन्ह हो गया। ओके, तो ये हो गया। फिर आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह की बात करें तो ये इतना लंबा लगता है, डैश टाइप बोलते हैं, तो योजक चिन्ह से बड़ा होता है। तो निर्देशक चिन्ह के बारे में हम बोलते हैं, जैसे उदाहरण के पश्चात हमने, उदाहरण के पश्चात या किसी शीर्षक के पश्चात हम लगाते हैं, जैसे हमने लिखा उदाहरण, ये चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं निर्देशक चिन्ह। जैसे हमने लिखा उदाहरण, राम और श्याम भाई, ठीक है, राम और श्याम भाई, तो हमने उदाहरण के लिए जो ये चिन्ह लगाया, इसको बोलते हैं निर्देशक चिन्ह, जो डैश टाइप का होता है, ठीक है, डैश होता है। फिर आता है पुनरुक्ति चिन्ह, यानी कि रिपीट करना। क्या होता है? रिपीट। जैसे मैंने कहा, जैसे हम लिखते हैं ना, कोई चीज़ रिपीट करते हैं, जैसे हमने कहा सीता डॉक्टर, सीता डॉक्टर। ओके, फिर हमने कहा राम डॉक्टर, तो ऐसे निशान लगे ना, तो ये वाला निशान होता है, ये रिपीट पुनरुक्ति चिन्ह होता है, ठीक है, इसको ऐसे लगाते हैं नीचे की तरफ, केवल लिखना ना पड़े, उसी का कर दें ऐसे। तो पुनरुक्ति चिन्ह होगा। फिर आता है रेखांकन, यानी कि रेखा चिन्ह, अंडरलाइन, ठीक है, तो अंडरलाइन में हम पढ़ते हैं किसी शब्द के नीचे लगाते हैं, ये अंडरलाइन होता है। जैसे किसी विशेष चीज़ का हम उल्लेख करते हैं, कोई मुख्य विचार होता है, ठीक है। और जो गुरु कामता प्रसाद जी हैं, इन्होंने पाद चिन्ह को रेखा चिन्ह कहा है, याद रखिएगा, पाद चिन्ह को गुरु कामता प्रसाद गुरु ने पाद चिन्ह को रेखा चिन्ह कहा है, ठीक है, पाद चिन्ह को रेखा चिन्ह कहा है गुरु कामता प्रसाद गुरु ने। रेखांकन यानी अंडरलाइन करना, किसी चीज़ को हम लिखेंगे तो अंडरलाइन कर दें, जो इंपॉर्टेंट भी लगती है, तो वो चीज़ें हो गई। फिर आता है त्रुटि बोधक। त्रुटि बोधक के हम विस्मरण और हंस पद भी कहते हैं, विस्मरण और हंस पद, ठीक है, ये चाहे कह सकते हैं, ये ऐसे लगता है, इस टाइप का। उदाहरण हम आपको बताते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे हमने कहा मेरा कुछ छूट गया, ठीक है, हमने कहा मेरा महान है, ठीक है, मेरा महान है, अब छूट गया, तो क्या हमारा छूटा, भारत छूट गया, तो हम ये लोग चिन्ह कैसे लगाएंगे, उसको हम ऐसे लगा के यहाँ भारत लिखेंगे, ठीक है, तो मेरा भारत महान, तो ये हमारा चिन्ह हो गया विस्मरण चिन्ह, इसको हम बोलते हैं हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह बोलते हैं। ओके, मेरा भारत महान है, तो जब कोई चीज़ें त्रुटि हो जाती हैं, छूट जाती हैं, तो बीच में ये निशान लगा के ऊपर लिख देते हैं और ये मान लिया जाता है, ठीक है। फिर आता है पदलोप चिन्ह। पदलोप चिन्ह जैसे ये होता है, बाकी पूरा करने वाले से डॉट डॉट लगा दिए हमने, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आज, जैसे हम उदाहरण दें, पदलोप चिन्ह है, आज की अर्थव्यवस्था को क्या ही कहें, जैसे हमने कहा आज की अर्थव्यवस्था को क्या ही कहें, यानी कि कुछ शब्दों का लोप हुआ, फिर डॉट डॉट लगा दिया हमने, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का लोप हुआ, क्या ही कहें, अब क्या क्या कहें ये नहीं पता है, ठीक है, तो हमने ये निशान लगा दिया, तो हो गया पदलोप चिन्ह। फिर आता है तुल्यता सूचक, यानी कि बराबरी, ठीक है, बराबरी करने वाला चिन्ह, जैसे हमने लिखा राम श्याम दोनों बराबर हैं, तो ये तुल्यता सूचक हो गया, ठीक है। फिर आता है टीका सूचक, यानी स्टार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, स्टार। तो टीका सूचक को हम बोलते हैं, जैसे हमने कोई लिखा अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, जैसे हमने लिखा अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, और हमने यहाँ पे लगा दिया टीका चिन्ह, ये, ठीक है, ठीक है, सॉरी, ओके, हमने कहा अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, हमने टीका सूचक लगा दिया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, ठीक है, कि बाबा साहब ने कहा था अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, और ये लगा दिया, तो यानी कि इंपॉर्टेंट हो गया, ये सत्य है, ठीक है। फिर आता है समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक यानी किसी चीज़ को समाप्त करना, ऐसे, ठीक है, इस टाइप का निशान हो गया।
या ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे कर लेते थे हम लोग। ओके, तो ये हो गया समाप्ति सूचक चिन्ह। कांता प्रसाद बुगुने से विसर्ग किसको नहीं माना है ऐसा, चलिए कोई बात नहीं। समाप्ति सूचक ये चिन्ह हो गया जब कोई वाक्य समाप्त होता है तब करते हैं। फिर आता है दीर्घ उच्चारण। ठीक है, दीर्घ उच्चारण हम ये ऐसे व्यक्त करते हैं, यानी कि ये दीर्घ मात्रा जैसे लंबे समय तक जाती है। जैसे हमने बोला राम, ओके, जैसे बोला राम, जो हमने हिंदी में पढ़ा होगा, याद होगा आपको, प्लुत स्वर। ठीक है, जैसे राम, लंबी मात्रा, दीर्घ मात्रा, तो ये हो गई हमारी दीर्घ उच्चारण मात्रा। तो हमने देख लिया विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, त्रुटिबोधक, पदलोप, तुल्यता सूचक, टीका सूचक और समाप्ति सूचक और दीर्घ उच्चारण। हमने सबके चिन्ह के साथ साथ सबके उदाहरण भी देख लिए हैं। अच्छे से पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा, 2 बार देखिएगा, वैसे ही समझ में आ जाएगा वीडियो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। अभी थोड़ा समय है, अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके, नहीं तो वैकेंसी आने के बाद टाइम नहीं मिलेगा, ये बता रहे हैं आपको। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।